हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अग्निवीर वायु सेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट आज आपका कराया जाएगा। रागा वाला पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो रागा वाला पोर्शन जो है आपका कौन सा है? 18 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका सेकेंड पेपर, इसमें आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग, करंट अफेयर्स जो है, जीएस के आपके क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? आपको बताना है कि अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का जो निजाम था, उनमें से कौन जो है आंग्ल मैसूर वाले युद्ध में जो है विजयी हुआ। तो यहाँ पर बताइए, मराठा का तो इससे कोई संबंध ही नहीं था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है, अंग्रेजों के बीच में था। ठीक है, अंग्रेजों के बीच में था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अंग्रेजों और मैसूर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है कौन विजयी हुआ था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? हैदर अली जो है इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, हैदर अली इसमें विजयी हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को इसमें परास्त कर दिया था। तो प्रथम नंबर क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? आपको बताना है 1000 जो झीलों का देश है वो कौन सा है? फिनलैंड है, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, यूएसए। बताइए कौन सा आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों का देश यहाँ पर फिनलैंड को कहा जाता है। ये जो ग्रीनलैंड है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में ये पाया जाता है। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में ये पाया जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड ये क्या है? एक द्वीप है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है। और जो न्यूयॉर्क है उसे क्या कहते हैं? बताइए न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क जो है आपका, इसे आपका एम्पायर सिटी कहते हैं। क्या? एम्पायर सिटी। इसे क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी आपको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कि जीएसटी में कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? हमें बताना है जीएसटी में कितनी दरें निर्धारित की गई हैं। तो आपको पता होगा जो जीएसटी है, जीएसटी के बारे में जान लीजिए। ये कब लागू हुआ था? जीएसटी आपका कब लागू हुआ था? जीएसटी आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि कौन से जो है संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? तो संविधान संशोधन अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। और इसकी अध्यक्ष कौन है अभी? इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। तो अभी कौन हो जाएगा इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा अभी? निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। इसका जो अध्यक्ष है वो अभी कौन हो जाएगा? निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष अभी हो जाएंगी। ऐसे अगर वो पूछता है कि जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी की जो परिषद है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 279A। ठीक है, 279A में क्या हो जाएगी? इसकी परिषद जो है हो जाएगी। और कौन सी समिति की सिफारिश के द्वारा जीएसटी को लाया गया? तो आपको बताना विजय केलकर समिति। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति के द्वारा, विजय केलकर समिति की सिफारिश के द्वारा इसको लाया गया था। इसमें कितनी टैक्स स्लैब है? 4 टैक्स स्लैब इसके अंदर है। कौन कौन सी आपकी? 6, 12, 18 और 28%। ठीक है, यही तो है। 6, 12, 18, 28, सॉरी 28 थोड़ी 26 होगी ना, लास्ट वाली 26। 6, 12, 18, 26%। ये टैक्स स्लैब यानी कि 4 टैक्स स्लैब इसके अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष है। 1 जुलाई 2017 को इसका जो है संविधान संशोधन 101 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 279A में क्या है, इसका जो है परिषद है और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ आपको बताना राज्यसभा द्वारा जो है कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, देखो एक ट्रिक है आपकी सरला, क्या है सरला, ठीक सरला, सा से क्या हो जाएगा आपका संसद। संसद में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है राज्यसभा, क्या हो जाएगी आर से रा से राज्यसभा। ऐसे ही आपका ला से क्या हो जाएगी लोकसभा, क्या हो जाएगी लोकसभा। अब भाई ये ट्रिक क्यों याद रखनी है, देखो 79 से आप याद स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल नंबर 79 से, और ये 80 और ये कौन सा हो जाएगा 81, यानी कि 79, 80, 81 आर्टिकल, ठीक है। यहां पर जो है संसद कौन से आर्टिकल में आपकी 79 में, ऐसे ही राज्यसभा कौन से में 80 में, और लोकसभा आपकी 81 में यहाँ से हो जाएगी। तो वो कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये कौन से में लिखा होगा राज्यसभा, तो ये कौन से आर्टिकल में होगा, आर्टिकल नंबर 80 में ही तो लिखा होगा, आर्टिकल नंबर 80 में ही तो लिखा होगा। तो आर्टिकल नंबर 80 के तहत 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 12 लोग होते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं, ये 12 लोग साहित्य, साहित्य, साहित्य से, कला से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से ये होते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों से ये जो है होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से इनको लिया जाता है। 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा एक आपका स्थायी सदन है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और हर 6 वर्ष बाद जो है इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष, ठीक है। और हर 2 वर्ष बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, जो है रिटायर आपके हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद इसके रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो 12 सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। हमें बताना है बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, कौन सा रोग नहीं फैलता है, बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है, तो बैक्टीरिया किसे कहते हैं, वायरस को। वायरस द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है, वायरस द्वारा जो रोग नहीं फैलता है आपका, देखो एक ट्रिक है आपकी, पा काम से सोते हैं, सोते हैं, ठीक। ये हो जाएगा प्रोटोजोआ, क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पास है प्रोटोजोआ, ठीक। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पायरिया, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, ये आपका हो जाएगा पेचिस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका निद्रा रोग, क्या हो जाएगा निद्रा रोग, ठीक। तो यहाँ पे देखो आप, जो मलेरिया है वो किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से, ठीक है, मलेरिया किससे हो रहा है प्रोटोजोआ से। तो इसका जो कौन से प्रोटोजोआ से होता है ये उसका भी नाम है, ठीक है, कौन से प्रोटोजोआ से ये होता है, तो उसका नाम क्या है प्लाज्मोडियम। ये भी पूछता है कि मलेरिया जो है वो कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और ये किसके काटने से होता है, तो एक मच्छर होता है मादा, मादा
फिलिज। किसके काटने पर होता है ये? मादा एनाफिलिज। इस मच्छर के काटने से फैलता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया रोग आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैजा है, टाइफाइड है, टीबी है, ये किससे होने वाले रोग हैं? वायरस से। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग ये हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो मलेरिया है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से और कौन कौन से रोग होते हैं? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा आपको बताना है कौन से प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। पंजाब के लिए आपको पता होगा, पंजाब के लिए आपका गिद्धा फेमस है, गिद्धा फेमस है। और आपका क्या फेमस है? भांगड़ा फेमस है। ठीक है, भांगड़ा फेमस है आपका। ऐसे ही गुजरात में कौन सा फेमस है? गुजरात के लिए आपका गरबा फेमस है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीरिया का छोटा क्षेत्र किस कारण में चर्चा में रहा? ठीक, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। सोने की खान के लिए, हीरे की खान की खोज के लिए, या रासायनिक हमले के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीरिया का मतलब ही क्या हो गया आपका? सीरिया का मतलब ही क्या हो जाता है यहाँ से? रासायनिक हमले के कारण। ठीक है, क्यों? यहाँ पर सोने की खान तो होगी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ लड़ाई होती है। तो रासायनिक हमले के कारण यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिस्क के लिए वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति बनाने के लिए, डिस्क के लिए जो है डिस्क में वर्तमान जो दस्तावेज है, यानी कि कुछ भी कंप्यूटर पे चल रहा है, उसकी एक प्रति बनाने के लिए आपको कौन से जो है कमांड का यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे बताना है। सेव कमांड का उपयोग करें, या सेव एज कमांड का उपयोग करें, या फिर डुप्लीकेट कमांड का, या क्रिएट कॉपी का। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेव एज कमांड का उपयोग करें। ठीक, सेव एज कमांड का उपयोग यहाँ पे आपको करना है। देखो क्वेश्चन आ गया आपका मैथ का। देखो एक्स और वाई शून्य नहीं है, ठीक है, ये चीज छोड़ देते हैं, और असमान परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, बस इस चीज को हम क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो इसे कैसे निकालेंगे। आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका प्लस 2xy। हमने खोल दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाए, उसके बाद एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसका पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अपोन में क्या दे रखा है? अपोन में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अगर मैं इसमें से एक्स और वाई दोनों कॉमन ले लूँ, क्योंकि इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? एक्स, और माइनस आपका क्या बचा? वाई। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। माइनस का आपका एक्स स्क्वायर माइनस का आपका वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2xy। ठीक, अपॉन में आपका कितना दे रखा है? एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, यहां से हमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट गया। ऊपर क्या बचा? 2xy, और 2xy कितना हो जाएगा? 4xy। कितना हो जाएगा? 4xy। अपॉन में कितना दे रखा है? xy और x माइनस वाई, यही तो दे रखा है। एक्स वाई से आपने एक्स वाई काट दिया, क्या बचा? 4/x माइनस वाई, यही तो बचा 4/x माइनस वाई। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों के जो है वर्गमूल वर्ग को खोल दिया। ठीक, वर्ग को खोलने के बाद जो कट रहे थे उन्हें काट दिया, और इसमें से एक्स वाई को कॉमन लेके उसको काट दिया, तो 4/x माइनस वाई आपका आंसर आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ी जो है, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में, समांतर लाइन का मतलब एक ही तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे करके चल रही हैं,
समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर 50 की स्पीड से एक चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक चल रही है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, रफ्तार से चल, तेज गाड़ी मंद चल रही है, तेज गाड़ी मंद चल रही गाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है ये वाली, इसमें बैठे हुए एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है। टाइम कितना दे रखा है? 18 सेकंड। ठीक है, अब देखो, जब एक ही तरफ दो गाड़ियां जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? घट जाती है, और जब आमने सामने आ रही होती है तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी, यानी कि जो स्पीड बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है इसे ये क्रॉस करेगी 50 वाली, क्योंकि 30 तो वो चल ही रही है और 20 ही तो ज्यादा चल रही है, तो पर किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर आवर आगे चल रही है 50 किलोमीटर वाली ट्रेन। और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक, तो हमें बताना है दूरी कितनी है। ठीक है, हमें जो है तेज गाड़ी की लंबाई बतानी है। अब देखो, हमें टाइम पता है, हमें स्पीड भी पता है, तो देखो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। हमें दूरी निकालनी है, कितनी दूरी है, यानी कि लंबाई उसकी कितनी लंबी है वो। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए दूरी बराबर चाल गुणा समय हम लगा देंगे। चाल आपको पता है कितनी है? 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में है। अब देखो 20 गुणा 18, 20 गुणा 5/18 से इसे गुणा करेंगे, 5/18 से किससे करेंगे? 5/18 से इसे गुणा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां से मीटर पर सेकंड में ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, हमें चाल दे रखी है 20 गुणा 5/18 और समय दे रखा है 18 सेकंड। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, 2 पंजे 10, यानी कि 100 मीटर आपकी क्या हो गई? ट्रेन की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, 100 मीटर आपकी ट्रेन की डिस्टेंस हो गई, यही वो पूछ रहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, दो ट्रेन जब एक समान दिशा में चलती है तो उनकी चाल जो है घट जाती है, यानी कि वो 20 किलोमीटर पर आवर ही आगे बढ़ेगी जो तेज चल रही है वो। अब वो कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वही तो ट्रेन है जो तेज चल रही है, वही तो 20 किलोमीटर पर आवर आगे निकल रही है। तो ये ट्रेन जो है 18 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब है वो अपनी लंबाई को पार कर रही है 18 सेकंड में। ठीक है, तो हमें पता करना है कि 18 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है। अगर मैं चाल 20 किलोमीटर पर जो है आवर ले लूं, उसको चेंज कर लूं, 20 गुणा 5/18 कर दिया मैंने, तो ये किसमें आ गई? मीटर पर सेकंड में। इसकी गुणा मैंने कर दी, ये इतनी चाल चल रही, इतनी चाल से 20 गुणा 5/18 चाल से 18 सेकंड में ये कितना चलेगी। ठीक है, तो 18 से गुणा कर देंगे, ये 1 सेकंड की दूरी आ गई, 18 से हमने गुणा कर दी तो 100 मीटर आपका सही आंसर यहां से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखो, एक व्यापारी क्या करता है, मान लो कोई मशीन 100 रुपए की थी। ठीक है, 100% पे, ठीक है, खरीदते हैं कोई भी चीज 100% पे हम खरीदते हैं। उसका सीपी कितना था? 100% था। कॉस्ट प्राइस उसकी लागत कितनी थी? 100 थी। अब वो क्या है, 15% की छूट पर, यानी कि 85% पे खरीद के लेके आया उसे, वो खरीद लाया 85% की। ठीक है, सिलाई की मशीन खरीद ली उसने। अब उसे 1995 में उसने बेच दिया। इस प्रकार उसे 15% का हो गया लाभ। देखो, ये 85% पे लाया, 85% पे मान लो कोई वस्तु X रुपए थी, उसका कितने परसेंट लाया? वो 85% पे लाया। ठीक है, 85% पे लाने के बाद उसने उसे बेचा कितने पर? ये तो उसकी अब कॉस्ट प्राइस, उसकी लागत क्या हो गई? उसने दिया कितना? X का 85% ही तो दिया। अब उसने इसका 115% लाभ ले लिया। इस पे कितना ले लिया? 115
परसेंट, ठीक है। यानी कि x गुणा 185% पे उसने बेची प्लस 15% बढ़ा के बेची, तो उसे 15% का लाभ हुआ। तो हम सीधे गुणा कर देंगे कि x का 115% कितना हो जाएगा, 1955 ही तो हो जाएगा आपका, 1955। क्यों, देखो 1955 किसके बराबर है, उनने उस 1955 में बेच दिया। इस प्रकार में 15% का लाभ लेता है, यानी कि 15% का लाभ अगर मैं 85% में जोड़ दूं तो वो 1955 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 85% की गुणा 115% से कर देंगे तो हमें जो है 1955 मिल जाएगा। अब देखो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1955 बटे में आपका हो जाएगा 85% गुणा आपका 115%, ठीक है। परसेंटेज एक बार हटाऊंगा तो 100 से गुणा करूंगा, फिर दोबारा हटाऊंगा तो फिर 100 से गुणा करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज बराबर होता है 1/100, ठीक। अब परसेंटेज नीचे है, 1/100 करूंगा, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो 17 से काट लेते हैं, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ठीक। 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक। 17 पंजे 85, यहां से कितना हो गया 115। अब 115 से 115 बार चला जाएगा, ये नीचे कितना आ गया 5, 5 से इसे काटूंगा तो 2 बार जाएगा, ठीक है। यहां से कितना निकल के आ गया 2000, कितना निकल के आ गया 2000। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। एक्स का मतलब सीपी उसकी कितनी थी, एक्स, एक्स रुपए क्या थी, सीपी उसकी एक्स रुपए थी, और एक्स कितना है 2000 रुपए। अब वो कह रहा है खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई मशीन खरीद के लेके आया, और बताना क्या है, देखो आपको बताना है छूट कितनी होगी, छूट क्या होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। अब हमारे पास x बराबर है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि 2000 रुपए की वो सिलाई मशीन थी। अब वो 15% की छूट पर तो लेके आया था ना, तो हमने 15% निकाल दो इसका सीधे, छूट उसे 15% मिली थी, यानी कि 300 रुपए की छूट पर वो खरीद के लाया था, कितने की, 1700 रुपए की, कितने की, 1700 रुपए की वो खरीद के लाया था। अब वो पूछ क्या रहा है वही बता देते हम, ठीक है। छूट पूछ रहा है, छूट कितनी है, छूट हमने निकाल ली, 300 रुपए इसकी क्या हो गई, छूट हो गई, ठीक है। 1700 की खरीद के लाया, 2000 की चीज थी, और बेची कितने में, दो, उसने 15% बढ़ा के उसे बेच दिया, 1955 में बेच दिया, ठीक है। 1955 में बेच दिया, 1700 की लाया, 1955 की बेच दी, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 15% का उसे प्रॉफिट हो गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 2000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 2000 पे वो खरीद के नहीं लाया, ये चीज ध्यान रखना, वो खरीद के तो 1700 की लाया था, ठीक। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। यहाँ आपको बताना है 8 वर्षों में दुगुनी किस दर से हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत से, हमें क्या बताना है, रेट बताना है, प्रतिशत बताना है हमें, ठीक। एक निश्चित धनराशि कितने गुना हो रही है, 8 वर्षों में धनराशि 8 वर्षों से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 8 वर्षों में, टाइम दे रखा है उसने, टाइम हमें देख रखा है अभी 8 वर्ष, ठीक, 8 वर्ष उसने दे रखा है टाइम। अब कह रहा है दुगनी हो जाएगी, यानी कि मान लो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए दिए थे, हो कितने गए ब्याज मिला के 200 हो गए, ठीक, कितने हो गए 200। अब बताओ 200 में 100 रुपए तो मूलधन था, 100 रुपए तो आपके जो आपने दिए थे मूलधन, और 100 रुपए ब्याज हो गया, ठीक है। 100 रुपए आपका ब्याज हो गया, तो आई बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ से आई बराबर 100। अब आपको पता है ब्याज यानी कि आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, यही तो है, बटे में आपका 100, ठीक। अब आपको पता है आई बराबर यानी कि ब्याज बराबर 100 रुपए दे रखा है, 100, और मूलधन भी कितना है 100, रेट आपसे पूछी है, टाइम आपको पता है 8 वर्ष, और बटे में आपका 100। इस 100 से ये 100 कट गया, आर बराबर आ गया, आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 को नीचे ले जाएंगे 100 के, तो 100/8, और 100/8 आपका क्या होता है 12.5, ठीक है, 12.5, 100/8 कितना हो जाएगा 12.5। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है,
देखो क्या कह रहा है, प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। मान लो ये 3 दिन का तापमान मैंने लिख लिया इधर, 3 दिन का इधर लिख लिया। पहले 3 दिन का कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 है। और अगले 3 दिन का 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक हो गया। अब बचा किसका, रविवार का। वो कह रहा पूरे सप्ताह का है 28 पॉइंट कितना है, 28.5%, 5 सॉरी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अंतिम दिन का तापमान आपको बताना है। देखो 27 था 3 दिन और 29 था 3 दिन, लेकिन ओवरऑल कितना है, 28.5 है। मैंने बताया था औसत जब हम निकालते हैं तो औसत का मतलब होता है कि बराबर भाग में बांटना। औसत का मतलब क्या हो गया, बराबर भाग में बांटना। यानी कि 7 दिन में जो टेम्परेचर है वो औसत कितना रहा, 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ठीक, तो 28.5 बनाना है हमें। जहां 29 है वहां भी 28.5 होना चाहिए, जहां 27 है वहां भी 28.5 होना चाहिए। अब आपको पता है लगातार 3 दिन तक 27 रहा था, होना चाहिए 28.5। तो कितना अंतर रहा था, कितना कम रहा था, 28, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा था 3 दिन। तो 1.5 को 3 बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा था, माइनस रहा था। ठीक है, और ज्यादा कितना रहा है, 28 से ज्यादा कितना रहा है, 0.5। कितने दिन रहा है, 3। कितना हो गया, 1.5 ज्यादा रहा है। यानी कि माइनस के 4.5 कम रहा था और 1.5 ज्यादा रहा था। इसे घटा देते हैं, यानी कि -3, अभी भी 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला दिन है उसमें 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हम बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा तापमान 28.5 हो जाएगा। औसत तापमान कितना है, 28.5, इतना तो होना ही चाहिए। और 3 डिग्री सेल्सियस इनमें कम था, तो इसे जोड़ देंगे। ठीक है, 3 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसे मौखिक आप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप सीधे मौखिक कर सकते हैं भाई, 27, 28, 28.5 है, होना चाहिए सबका 28.5। इसमें जो है 1.5 की कमी है 3 बार 3 दिन में लगातार। ठीक है, तो 4.5 की कमी हो गई, और यहाँ पर 0.5 की जो है अधिकता है 3 दिन तक, तो 1.5 की अधिकता हो गई। अब इनका अंतर निकाल लिया, यानी कि 3 की अभी भी कमी है, तो 28.5 तो वो होना ही चाहिए लास्ट वाले दिन, और हमें 3 और बढ़ा देना है, यानी कि 21.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरे तरीके से, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, 27 डिग्री सेल्सियस लगातार 3 दिन तक रहा था, तो कितना हो गया, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आगे 2 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 71 डिग्री सेल्सियस, 71 हो गया, 3 दूनी 6 7 8 8 81 हो गया, सॉरी 3 सत्ते 21 81 हो गया। अब कितना है, लास्ट 3 दिन 29 डिग्री सेल्सियस रहा था 3 दिन तक, तो 29 गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 90 माइनस 3 कर दो, 9 3 27 7। ठीक है, 7 और 3 दूनी 6 7 8 87 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 87 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो 27 3 दिन तक 81 हो गया, 29 3 दिन तक 87 हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 8 16 168 डिग्री सेल्सियस हो गया टोटल। लेकिन है कितना, 28.5, 28.5 कितने दिन तक है, लगातार 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, तो 7 दिन तक है। ठीक है, तो इसका निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितने हो जाएंगे, 59, 59 के 5। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 199.5 आपका औसत तापमान हो जाएगा। ठीक है, 199.5। अब हमने क्या किया, 199.5 पूरे सप्ते का था, ये है आपका 6 दिन का, तो इसे घटा दें हम, 168 डिग्री सेल्सियस को मैं घटा दूं इसमें से, तो मुझे पता चल जाएगा लास्ट डे का कितना था। लास्ट डे का आपका हो जाएगा 5, 9 में से 8 गए 1 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचे, यानी कि 31.5 डिग्री सेल्सियस क्या था, लास्ट डे का तापमान था। देखो कैसे निकाला,
भाई देखो 3 दिन का हमें पता था 81 था, लास्ट अगले 3 दिन का 87, यानी कि हमारे पास 6 दिन का तापमान आ गया ये, 6 दिन का। ठीक है, अब हमें बताना है 7वें दिन का तापमान। उसने कहा है कि 7 दिन तक लगातार इतना औसत रहा था, हमें 7 दिन का पता चलेगा भी 199.5 रहा था। हमारे पास 6 दिन का है, हमने घटा दिया, लास्ट वाले दिन का निकला है 31.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादातर किससे करने से बचना है आपको, सॉल्व करने से पहले एक बार आपको ऑप्शन चेक कर लेने हैं। देखो -20 रख के देखो, 803 तो होगा नहीं है ना, 803 तो होगा नहीं क्योंकि 13 लाना है, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ये। हम सबसे पहले छोटी से शुरू करते हैं, 8 से शुरू करते हैं। देखो x की जगह 8 रखो, 8 दूनी 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा ये यहाँ से 25, अंडर रूट में 25 यानी कि 5, अंडर रूट में 25 का मतलब कितना हो गया 5। अब 5 तो ये हो गया पूरा, प्लस 8, 8 और 5 13, देखो कितना हो गया अंडर रूट 2 गुणा 8 प्लस के 9 प्लस 8 बराबर आपको 13 लाना है। अगर दोनों साइड बराबर हो गई तो वही x का मान सही हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 9 कितने हो गए 25, रूट में 25 प्लस में 8 बराबर आपको 13 लेके आने हैं। ठीक है, 25 का 5 हो जाएगा प्लस 8 कितने हो गए, 8 और 5 कितने हो गए आपके 13, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 और 5 आपका 13 यहाँ से सही आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जो है ऑप्शन की तरफ देखना है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग बताना है आपको। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपका एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4xy, कितने 4xy। ठीक, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा फार्मूला। ये आपका कैसे आया एक बार देख लेते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, तो हमें क्या करना है, प्लस 2xy से मैं जोड़ देता हूँ और माइनस 2xy घटा देता हूँ। ठीक है, एक ही बात है, इससे ये कट जाएगा, वही तो बचेगा। तो हमें क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 2xy ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे कितना बचा -4xy, यहाँ पे माइनस बचेगा। ठीक है, माइनस बचेगा तो -4xy, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy, और यहाँ पर दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, दो संख्याओं में अंतर। ठीक, फार्मूला को लिख लेते हैं, बाकी सारी चीज हटा देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy, यही तो हो जाएगा। अब वो दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर आपका 5 दे रखा है। ठीक, उनका गुणनफल यानी कि एक्स वाई बराबर आपका 336 दे रखा है। तो संख्याओं का योग पूछा है क्या पूछा है, संख्याओं का योग है, यानी कि ये हमसे पूछा है। ठीक है, ये पूछा है, इसको इधर भेज देते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस वाले इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का मान आपको दे रखा है 336 यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2। ठीक, 4 3 12 और 2 14 हासिल लगे 1, 4 3 12 और 1 13, 1344, और इसमें कितना जोड़ना है हमें 25, तो 5 और 4 9। ठीक, और 4 और 2 6 और 3 और 1 यानी कि 1369 आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ से x प्लस वाई बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका अंडर रूट 1369 हो जाएगा। ठीक, आपको मान लो याद नहीं है ये किसका अंडर रूट होता है। ठीक,
तो आप देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। 8 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 8 8 अट्ठे 64 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी 1 आएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, सॉरी ये किसका रूट होता है, 37 का। 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369। ठीक है, तो ये किसका रूट होता है, 37 का। यहाँ से सही आंसर आपका 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कह रहा है शिक्षक का स्कूल से जो संबंध है वह नर्स का किससे है। तो आप सभी को पता है नर्स का, शिक्षक क्या करता है, स्कूल में रहता है, तो नर्स किस में रहती है, डॉक्टर में, रोगी में, दवाई में या अस्पताल में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। खिड़की कौन बना रहा है, बढ़ई। ठीक है, तो मूर्ति कौन बनाएगा, मूर्तिकार, मिस्त्री, लोहार या सुनार। मूर्ति कौन बनाएगा, मूर्तिकार। ठीक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, देखो क्या करें इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें, बी, इसके बाद में देखो स्पेस दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी संख्याएं हैं, 10। 10 को अगर हम तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, या हम इसे तोड़ सकते हैं 3 3 और 2 2। ठीक, 3 3 और 2 2। तो या तो 2 3 2 3 हो सकता है ये, या 5 5 के जोड़े हो सकते हैं। पहले हम 5 5 में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्लैश लगा दिया। ठीक है, अब देखो डी एफ जी उधर है, यहाँ भी हमें डी एफ और जी बना दिया। ठीक है, अब देख लो डी और जी किस में आ रहा है, पहले इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है और ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। 2 ऑप्शन हमने छोड़ दिए, डी जी फिल करने के बाद 2 अक्षर हमने छोड़ दिए, मान लो ये 2 छोड़ दिए। ठीक है, आपको पता है बी डी एफ जी इधर है, तो इधर भी बी डी एफ जी होगा। ठीक है, बी डी एफ जी होगा, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब देखो हमने डी जी भरा है, डी जी यहाँ पे भरा है, स्पेस, इस वाले अक्षर का हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, तो इसे छोड़ देते हैं। वैसे दोनों में जी है तो यहाँ पर हम जी भर देते हैं। ठीक है, दोनों में जी है तो हम यहाँ पे जी भर देंगे। अब देखो डी जी जी, डी जी जी यहाँ पर, अब यहाँ पे भी क्या बनेगा, बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी। ठीक, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी जी जी, बी और जी, डी जी जी जी, इसमें जी आ रहा है, इसे काट देंगे, ये वाला ऑप्शन आपका फिल हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए आप कैसे इसे फिल करेंगे, ये दोनों बराबर है सर, देख इधर बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी। ठीक, सेम इसके दोनों हो जाएंगे। इसको आप जो है ऑप्शन की सहायता से ही करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 3 5 की सहायता से, मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या को लाने की कोशिश हमें करनी होती है, तो हमें 30 को लेके आना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप गुणा करके देखा करो। ठीक है, तो हम करके देखते हैं इन तीनों की गुणा, 2 3 6 5 30, सीधे आपका 30 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 5 एकम 5, -1 से 5 की गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो 4 3 12, माइनस के 12 गुणा करेंगे -1 से तो क्या आएगा, -12। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से, 12 ही आ रहा है, वैसे आपका प्लस का भी दे रखा है देखो, तो ये चीज आपको गलत करने के लिए दे रखी है, तो आपको यार यहाँ पे बी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चिन्ह बदल दिए हैं आपके, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आंसर बाद में देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है देखो +24, प्लस की जगह क्या दे रखा है, भाग 6, भाग की जगह बताओ क्या हो जाएगा, -2, माइनस की जगह बताओ क्या हो जाएगा, गुणा 1, और गुणा की जगह क्या हो जाएगा, गुणा की जगह क्या हो जाएगा, गुणा का अर्थ आपका प्लस हो जाएगा, 4 आपका। ठीक, यहाँ से 24/6 कर देंगे, -2 गुणा 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा। 6 चौक 24, 4 बार जाएगा यहाँ से, 4 4 8 8। ठीक है, प्लस के 4 8 हो गए, -2, 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 आपका सही आंसर
हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेथ को उसने लिखा ये केल्वी, ठीक है। तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो किस प्रकार लिख सकते हैं इसे। देखो FAITH को CKELVI लिखा है, देख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं इसे FAITH। इसे इन्होंने लिखा है KELVI, ठीक। इसे इन्होंने ये लिखा है। हमें, मैंने आपको बताया था जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आप देखें, सबसे पहले आप क्या है नंबरिंग कर दें उसकी। F6 पे आता है, A1 पे, I9 पे, ऐसे ही T20 और H8, ठीक। K11 पे आता है, E5 पे आता है, L12 पे आता है, आपका V22 पे आता है, I कित पे आता है 9 पे, ठीक है। अब देखो 6 के बाद कितने प्लस हो रहे हैं इसमें, 6 के बाद 4 और 1 5, 5 प्लस हुए। 1 के बाद कितना प्लस हुआ 4, यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं 4। ऐसे ही 9 और 12 में कितने का अंतर है 3 का, प्लस कितने हो गए 3। 20 और 2 22, 2 प्लस हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 1 और 8 और 1 9। आपने देखा देखो 1 2 3 4 5, इधर से देखो 5 4 3 2 1, क्या प्लस हो रहा है ऊपर वाले से नीचे वाले में, पहले 1 पहले 4 5 फिर 4 फिर 3 प्लस 2 प्लस 1, इस तरीके से प्लस किए हैं उन्होंने। अब हमें क्या है इस वाले अक्षर का भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, पीछे लास्ट वाले अंक से चलते हैं, डी में 1 प्लस होगा, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा ई। ई कौन कौन से में, इसमें और इसमें, इन दोनों ऑप्शन को देखते ही काट दो। देखते ही काट दिया। आपने देखा इसका लास्ट वाला ऑप्शन ही है, इसका भी है, इसका पहला भी कॉमन है और यहाँ भी पहला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम बचे, ठीक है, टाइम बचे। इस तरीके के क्वेश्चन को आप पूरा भी कर सकते हैं, खोल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने देखा HP यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और P यहाँ तक भी कॉमन है। आपको पता है इसका लास्ट वाला ऑप्शन डिफर है, जो चेंज है हमें वही चेक करना है बस। तो ये वाला ऑप्शन चेंज है ना, तो U का कितना प्लस करना है, 20 में 2 प्लस करना है, यानी कि U कितने नंबर पे आता है 21 पे, U आता है 21 पे, ठीक है। 21 में 2 प्लस कर लो, 21 और 2 23, 23 नंबर पे आपका W आता है, ठीक। तो W वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 ही ऑप्शन चेक किए और हमारा आंसर आ गया। आप पूरा भी कर सकते हैं तब भी यही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम बचाना है, तो सबसे सीधे सीधे आपको आंसर पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा 8 27 125 343 1331। इसमें बताइए क्या कह रहा है, वो गलत संख्या का चयन करना है, ठीक है। गलत संख्या का इसमें चयन करना है, क्या हो जाएगी बताइए यहाँ से गलत संख्या। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये चीज आपको दिख रही होगी कि ये दिख दो, ये 8 क्या है, 8 आपका 2 का क्यूब है। उल्टा लिख लेते हैं, इधर से देखते हैं। 2 का क्यूब में करूंगा तो कितना आएगा 8, ऐसे ही 3 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 27, और 4 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 4 छोड़ दो, 4 नहीं है यहाँ पे 27। 5 का क्यूब आपका 125 और 6 का क्यूब आप 7 का क्यूब, 7 का क्यूब आपका 343, ठीक है। और ये 11 का क्यूब दे रखा है 1331। इसमें से आपको बताना है डिफर, जो डिफरेंट जो है वो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखो हमने देखा यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। आपने देखा ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और ये भाज्य है। एक तरीका तो ये हो गया अलग होने का, ठीक है। ये भाज्य संख्या का क्यूब है, बाकी ये सभी अभाज्य सॉरी अभाज्य संख्याएं हैं, हाँ सॉरी ये क्या है सम है और ये विषम है, ठीक है। ये सम है और ये विषम है, ठीक। अभाज्य तो वो भी है, 2 भी अभाज्य है, तो इस प्रकार से इसे अलग कर सकते हैं। ये क्या है, ये तीनों विषम है आपके और ये सम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन।
यानी कि ये सम संख्या का वर्ग है, बाकी ये सभी विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो गलत संख्या क्या हो जाएगी आपकी, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, लास्ट वाली लाइन पढ़नी है। क्या कह रहा है, स्वच्छ आकाश का रंग, आपको पता है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब नीले को क्या कहा है उसने, ये देखना है सीधे, नीले का अर्थ नारंगी है, नारंगी आपका सही आंसर हो जाएगा सीधे, ठीक, नारंगी आपका सीधे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है फोटो में किसी महिला को इंगित करते हुए सालू ने कहा, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है, सालू का इस महिला से क्या रिश्ता है। देखो, मेरी माँ का दामाद, जो सालू है, सालू की मदर है, ठीक है, सालू की माता का दामाद कौन होगा, उनकी बेटी का हस्बैंड, यानी कि इनकी माता यानी कि सालू की कोई जो है बहन होगी, सालू की बहन, उनके पति होंगे, सालू की बहन के पति, ठीक है, बहन हो गई है, ये हो गए सालू की बहन के पति, यही तो हुए इनके दामाद। सालू की माता की बहन के पति कौन हुए, कौन हुए, इनकी माता के दामाद ही तो हुए, यही तो कह रहा है। कह रहा है कि सालू ने कहा इसके बेटे के पिता, सालू ने क्या कहा, इसे छोड़ दो, इसके बेटे का पिता इसे छोड़ दो एक मिनट के लिए, कहा मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है। अब पढ़ो पूरा। फोटो में किसी महिला की ओर इंगित करते हुए सालू ने कहा इसके बेटे का पिता, कोई फोटो है तो उसके बेटे का पिता, कोई फोटो है, मान लो ये कोई फोटो है, ये इसके बेटे का, इसके बेटे का, सालू ने कहा इसका जो बेटा है, इसका कोई बेटा है मान लो, इसके बेटे का पिता यानी कि यही, ठीक है, यही व्यक्ति, इसके बेटे का पिता कौन होगा, यही मेरी माँ का दामाद है, ठीक है, मेरी माँ का दामाद है ये, तो ये कौन होगा, मेरी बहन का पति तो हुआ। देखो फोटो किसका था, फोटो इसका था, इस वाले व्यक्ति का फोटो है वो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सालू ने कहा इसके बेटे, इसका कोई बेटा था, उसका, इसके बेटे का पिता कौन होगा, ये खुद होगा ये व्यक्ति, ठीक है, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है, हो गया दामाद, मेरी बहन का पति, ठीक है। तो सालू का इस महिला से क्या रिश्ता है, सालू जो है इस महिला से किस प्रकार रिलेटेड है, इस महिला से, ठीक है, उसकी, सालू का इस महिला से क्या रिश्ता हो जाएगा, तो सालू उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है, सालू उस महिला की बहन हो जाएगी। इसके बेटे का पिता किसी महिला के, और सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती ये हो गई, बाकी सारी चीजें आपकी ठीक है, वो इंगित कर रही है महिला की ओर, तो महिला ये हो जाएगी, ठीक है। सालू ने एक महिला की ओर इंगित करते हुए कहा, सालू ने कहा इसके बेटे यानी कि इसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है उसका पिता, पिता कौन हो जाएगा, इसकी बहन का पति, ठीक है, उसका पिता मेरी बहन का दामाद, मेरी माँ का दामाद है, ठीक है, आप सही हो जाएगा। तो सालू ने इस महिला की ओर यानी कि इस महिला से पूछा ये कौन है, तो ये उसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक। सालू की दोबारा पढ़ लो। सालू ने कहा इसके पिता, इसके बेटे, सालू ने एक महिला की ओर कहा कि इसके बेटे के पिता, ठीक है, मेरी माँ के दामाद है, तो मेरी माँ के दामाद, तो इसकी माँ का दामाद तो वही होगा जो इसकी बहन का पति होगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ये कैरम है, यहाँ पे ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ठीक, ए सी और बी डी पार्टनर है, ठीक है, इस चीज को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात की चीज है ये, कह रहा है सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह, देखो कॉमा लगा होता है उसी के बारे में बता रहा होता है, ये सारी लाइन उसके बारे में ही होती है, कॉमा से पहले जो अक्षर होता है उसके बारे में। तो सी के बारे में बता रहा है कि सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है, और सी का मुंह किधर है, सी का मुंह दक्षिण की ओर है। अब देखो मैंने बताया था उत्तर दक्षिण किधर मानते हैं, इस प्रकार से इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। अब मुंह किधर है उसका भाई,
सी का मुंह किधर है, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, मुंह दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह होगा तो सी किधर बैठा होगा, इधर। ठीक है, अब देखो सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है। अब बाईं ओर कैसे बैठेगा, डी को मैं इधर बैठा दूं, ठीक है, तो डी का हाथ किधर होगा, ये वाला सीधा वाला दायां ओर, दायां हाथ किधर होगा, इधर, यानी कि दाईं तरफ बैठा है इधर। और अगर मैं इधर बैठालता हूं तो ये बाईं ओर, ठीक है, ये बाईं ओर, तो ये वाला गलत हो जाएगा पोजीशन, ये सही हो जाएगी, बाईं ओर बैठा है अब सी के। ठीक, अब देखो जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, ए का मुंह किस दिशा में है, अब देखो यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ डी बैठा दिया हमने। ए और सी, बी और डी पार्टनर है, ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं अब। सी और ए पार्टनर है, पार्टनर आमने सामने बैठा देंगे। डी और बी पार्टनर है। अब पूछ क्या रहा है वो बताते हैं। ए का मुंह किस दिशा में है, ए बैठा है इधर, मुंह किया होगा उत्तर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी संबंध को प्रदर्शित करता है जो मूल युग्म के घटकों के बीच है। जूते, मोची, जूते का मोची, ठीक है, जूता कौन बनाता है, मोची। चश्मे कौन बनाएगा, चश्मसाज। शिक्षा कौन बनाएगा, शिक्षक नहीं, शिक्षक बनाता थोड़ी है शिक्षक। ऑक्सीजन कौन बनाएगा, संयंत्र नहीं, ठीक है। भोजन कौन बनाएगा, रसोई, घर नहीं बनाएगा, रसोई घर थोड़ी बनाएगा भोजन, रसोईया बनाएगा भोजन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चश्मे कौन बनाता है, चश्मे साज। एक ही ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, कार्बन, कॉपर, चांदी, सोना। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कार्बन, कॉपर, चांदी और सोना में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन क्या है, अधातु है, चांदी क्या है, धातु है, सोना धातु है, कॉपर आपका धातु है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आकृति नागरिक, शिक्षित और लोग, नागरिक, शिक्षित और लोग। भाई देखो लोग जो होंगे, लोग वही नागरिक होंगे, वही शिक्षित होंगे, तो नागरिक भी होंगे और शिक्षित भी होंगे। अब मान लो कुछ शिक्षित लोग नागरिक भी होंगे, तो इसलिए इन दोनों को मिला दिया है कि कुछ शिक्षित लोग नागरिक भी होंगे, लेकिन सारे लोग तो होंगे ही, इंसान तो होंगे ही। ठीक है, तो सारे इंसान के अंदर कुछ शिक्षित, कुछ नागरिक और कुछ कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विषम आकृति बतानी है आपको, इसमें बताइए कौन सी हो जाएगी, विषम आकृति बताइए इसमें कौन सी हो जाएगी। आपको साफ दिख रहा होगा, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो 3 चतुर्भुज है और 1 त्रिभुज है, तो त्रिभुज वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए जिस प्रकार ये बनाया इनने, इसी प्रकार इसका क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो आधी आकृति को पलट देते हैं। मान लो इसको आधे आधे से काट दिया मैंने, ठीक है, अब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला हिस्सा इधर आ गया है, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ठीक, और ये जो है वो उधर चला गया। ठीक है, यही तो किया है इन्होंने, तो इसको भी हम वैसे ही पलट देते हैं। अब देखो पहले इन दोनों से पहचान करते हैं, ये जो नीचे की तरफ है ये इधर आ जाएगा, खाली वाला स्थान। ठीक है, अब देखो ये वाला तो कट गया और नीचे की तरफ ही रहेगा, ये गोल वाला इधर आएगा। ठीक है, बाकी सब सही है लेकिन ये गोल नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही ये भी गोल नहीं है, ये भी गोल नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इधर को आया है। ठीक है, अब वो जो ये वाला पोर्शन है ये इधर चला जाएगा, तीनों में जा रहा है। ठीक, अब देखो ये वाली जो है ये आगे की तरफ होगी, आगे की तरफ होगी ना ये, ठीक, ऐसे करके, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। इसमें थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे चौकोर है ये और ये वाला गोल है। ठीक, तो ये वाला आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल सेम दे रखे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस यही हो जाएगा इनमें, बाकी सारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुके हैं हम।
देखो, तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जो है लेवल तक एक समय में हो जाएगी और आपको सही तरीके से आइडिया लग जाएगा कैसे इसमें जो है करना है। तो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगातार देते रहना है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जो समय है ना आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय आपने लापरवाही कर दी तो आप जिंदगी भर इसको जो है पछताते रहेंगे। तो आपको क्या है, 30 प्रैक्टिस सेट को लगातार आपको इससे जुड़ना है। आप कहीं से करिए, प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए। धन्यवाद।